40 प्रश्न पर हम आ चुके हैं और 41वां प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 41 क्या है? निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा स्त्रीलिंग नहीं है? ठीक है, कौन सा स्त्रीलिंग नहीं है? वायु, रेणु, सेतु, रज्जु। मैंने एक बार आपको बोला भी था कि इस तरह के जब भी प्रश्न आए और आपको प्रॉब्लम हो तो वाक्य बना लीजिए, वाक्य बनाने से इजीली हो जाता है। जैसे यहाँ पूछा है स्त्रीलिंग नहीं है, तो वायु चल रही है, रही क्या होगा? स्त्रीलिंग होगा, तो ये तो कट हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह रेणु, रेणु क्या है? धूल के कण होते हैं रेणु। रज, उड़ रही है, ये भी स्त्रीलिंग हो गया, इसको भी कट कर दीजिए। सेतु वहां तक जा रहा है, तो यहाँ पर आपका जो प्रश्न हो जाएगा वो सी इसका आंसर हो जाएगा, सेतु। ये स्त्रीलिंग नहीं है, जबकि रज्जु भी स्त्रीलिंग है। ठीक है, आगे चलते हैं 42वें प्रश्न की ओर। उपन्यास का मोटापा उसके स्वास्थ्य पर वैसा ही असर डालता है जैसा मनुष्यों का मोटापा। बहुत अच्छी लाइन है, किसने कही है जानते हैं? बाबू गुलाब राय ने, गणपति चंद्र गुप्त ने, डॉक्टर नगेंद्र ने या डॉक्टर बच्चन सिंह ने कहा है। तो 42वें प्रश्न को देख लेते हैं, ये कथन किसने कहा है? तो देखिए, जब भी आपको व्यंग्यात्मक कथन महसूस हो, यानी कि एक ठोक के बात कह दी गई है, चाहे किसी को बुरी लगे चाहे किसी को अच्छी लगे, इस तरह का जब भी कथन आपको मिले तो आप सीधे लगा दीजिए डॉक्टर बच्चन सिंह। ठीक है, विचारात्मक इनके होते हैं नगेंद्र के। बच्चन सिंह हमेशा उल्ट मतलब बात को एकदम ऐसे बोल देते हैं व्यंग्यात्मक तरीके से, चाहे किसी को अच्छी लगे चाहे किसी को बुरी लगे। प्रश्न नंबर 43, निम्नलिखित में एक ओष्ठ ध्वनि नहीं है। तो ओष्ठ माने आप अपने ओठों को मिलाकर देख लीजिए, अगर ओठ चिपक जाते हैं तो समझिए ओष्ठ ध्वनि है, नहीं चिपकते हैं तो समझ लीजिए कि ओष्ठ ध्वनि नहीं है। तो प ओष्ठ ध्वनि है, भ ओष्ठ ध्वनि है, ध ये नहीं है बल्कि फ ओष्ठ ध्वनि है। तो यहाँ पर ध आपका आंसर हो जाएगा, ये ओष्ठ ध्वनि नहीं है। चलिए प्रश्न नंबर 44 देखते हैं। 44 में क्या पूछा गया है? निम्नलिखित में से किस रचना का रचनाकार फोर्ट विलियम कॉलेज से संबंध नहीं रखता है? तो बहुत बार हमें प्रश्नों को ध्यान देना है कि नहीं शब्द पर ज्यादा हमें ध्यान देना पड़ेगा। हाँ या नहीं पूछा है, क्योंकि कई बार इसी तरह के प्रश्न गलत हो जाते हैं। प्रेम सागर, लाल चंद्रिका, रानी केतकी की कहानी, नासिकेतोपाख्यान। तो यहाँ देखिए रचनाकार, रचनाकार पूछा है, तो प्रेम सागर किसकी है? आप सभी जानते हैं लल्लू लाल की रचना है। ठीक है, रानी केतकी की कहानी इंशाअल्लाह की रचना है। लाल चंद्रिका किसकी है? लल्लू लाल की है। नासिकेतोपाख्यान सदल मिश्र की रचना है। ठीक है, तो कौन जो है फोर्ट विलियम कॉलेज से संबंधित नहीं था? इंशाअल्लाह खान। रानी केतकी की कहानी जिन्होंने लिखा है ये फोर्ट विलियम कॉलेज से संबंधित नहीं थे, जबकि प्रेम सागर, लाल चंद्रिका के रचनाकार लल्लू लाल तथा नासिकेतोपाख्यान जो है सदल मिश्र की है, जिसे चंद्रावली नाम से भी जाना जाता है। तो ये जो है इनका संबंध फोर्ट विलियम कॉलेज से था। 45वें प्रश्न की ओर आ जाते हैं। देखिए 45वें प्रश्न में क्या कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से असत्य कथन, असत्य कथन पूछा गया है। तो ए देख लेते हैं, रामचंद्र शुक्ल जो है रामचंद्र शुक्ल ने प्रेमचंद को हिंदी का सर्वश्रेष्ठ उपन्यासकार कहा है। तो क्या ये कथन बिल्कुल सही है? दुलाई वाली कहानी 11 वर्ष का समय के बाद लिखी गई, तो क्या ये सही है? क्योंकि हमें अगर सन याद है तो दोनों ये हमें याद रहेगा। तो 11 वर्ष का समय कब लिखी गई थी? ये लिखी गई थी 1903 में। और दुलाई वाली कब लिखी गई थी? 1907 में। तो वाकई दुलाई वाली 11 वर्ष के समय के बाद लिखी गई थी। दोनों ही कथन सही हैं। अब हमें कौन सा खोजना है? असत्य खोजना है। तो हमें आगे के कथन को पढ़ना होगा। उसने कहा था कहानी सरस्वती में 2015 में प्रकाशित हुई थी। ये कथन सही है या गलत है? गौर कीजिएगा कि उसने कहा था कहानी सरस्वती पत्रिका में 1915 में प्रकाशित हुई थी। ध्यान दें, सही है या गलत? सही है। ठीक है, तो आंसर हमारा बनता है डी। डी क्यों बनता है? रक्षाबंधन कहानी प्रेम हरिकृष्ण प्रेमी ने लिखी थी। ये गलत है। क्यों गलत है बताएं आप सभी?
क्योंकि रक्षाबंधन कहानी के कहानीकार जो है विशंबरनाथ शर्मा हैं, ठीक है। जबकि रक्षाबंधन नाटक जो है हरि कृष्ण प्रेमी ने लिखा है। देखिए कितनी बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर क्रिएट कर दी थी कि अगर आपने बढ़िया तरीके से याद विधा को नहीं रखा है तो आप इस प्रश्न का आंसर गड़बड़ कर देते। तो रक्षाबंधन जो नाटक है वो हरि कृष्ण प्रेमी का है, लेकिन कहानी विशंबरनाथ शर्मा की है, ठीक है। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 46 की तरफ। वध स्थल से छलांग किस लेखक की कहानी है? वध स्थल से छलांग ऋषिकेश सुलभ हैं, प्रदीप जायसवाल हैं, सत्यकेतु विद्यालंकार है, या डॉक्टर धर्मवीर हैं? कौन है तो जान लेते हैं। बिल्कुल ऋषिकेश सुलभ यहाँ पर राइट आंसर रहेगा, आंसर नंबर 1, ठीक है। आंसर नंबर 1 रहेगा आपका बिल्कुल सही, क्योंकि वध स्थल से छलांग जो है ऋषिकेश सुलभ ने लिखी है। अगला प्रश्न है तुलसी गंग दोऊ भये सुखविन के सरदार, यह प्रसिद्ध कथन किसका है? इसको आप नोट डाउन भी कर सकते हैं, ये कई बार प्रश्नों में बना है। और ये किसने कहा है? तुलसी और गंग। गंग कौन थे? तुलसी और गंग दोनों ही अकबर के दरबारी कवि रहा करते थे, दरबार में ही रहते थे। तो ये भिखारी दास की पंक्ति है, तुलसी गंग दोऊ भये सुखविन के सरदार, ठीक है। गोस्वामी तुलसीदास और गंग कवि के विषय में यहाँ पर ये कहा गया है। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं, प्रश्न नंबर 48। तवलकार का संधि विच्छेद क्या होगा? तव लकार, तव धन ऋकार, तव धन ऋकार, या तवल धन कार। देखिए इस तरह के प्रश्न बने थे 2021 में। तो यहाँ पर देख लीजिए आंसर आपका बनेगा, बिल्कुल इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम सब लोगों को आया था। तवलकार, तवलकार यानी तव लकार में गुण संधि है, तो आंसर आपका बी बनेगा यहाँ पर, तव ऋकार। ठीक है, तो आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 39 की तरफ। गारसदा तासी के इतिहास ग्रंथ दा ला लिटरेचर एंदोई ए हिंदुस्तानी का दूसरा संस्करण कब प्रकाशित हुआ था? तो 49 प्रश्न जो है आपका सभी ने पढ़ रखा है, बहुत ज़्यादा मुश्किल तो नहीं है खैर कि हिंदी ये वाला। इसका आंसर आपका होगा सी, 1871 में दूसरा प्रकाशन इसका आया था। पहला प्रकाशन कब आया था आप लोग लिखकर भेजें मुझे कमेंट बॉक्स में। तब तक 50वें प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में रचना और रचनाकारों के असंगत युग्म का चयन करना है। तो ए है हे मेरी तुम, केदारनाथ अग्रवाल, बिल्कुल सही है। फूल नाम है एक त्रिलोचन, नीली रेखा एक भवानी प्रसाद, मिस्र और लोग भूल गए हैं शमशेर बहादुर सिंह। तो आप लोगों को बताना है कि कौन सी रचना सही नहीं है। तो यहाँ पर लोग भूल गए हैं, ये रचना किसकी है? ये रघुवीर सहाय की रचना है, ना कि शमशेर बहादुर की रचना है। तो यहाँ आपका डी आंसर बन जाएगा। ये बिल्कुल सही है। हे मेरी तुम केदारनाथ अग्रवाल का है, फूल नाम है एक त्रिलोचन का है, नीली रेखा एक भवानी प्रसाद मिस्र का है। 51 प्रश्न की तरफ चलते हैं। गुरु नानक देव की माता का नाम क्या था? गुरु नानक देव की माता का नाम क्या? देखिए यहाँ पर आप दो नाम जानते हैं ना, लक्ष्मी तृप्ता। तो ध्यान करिए कि गुरु नानक की माता का नाम क्या था। सुलक्षणा उनकी पत्नी का नाम था, है ना। तो तृप्ता उनकी माता का नाम था, ठीक है। तृप्ता उनकी माता का नाम था, पिता का नाम कालूचंद था और पत्नी का नाम सुलक्षणा या सुलक्षणी कहते हैं। और ठीक है, श्रीचंद और लक्ष्मीचंद उनके बेटे थे। 52वें प्रश्न की ओर चलते हैं। हाँ, श्रीचंद और लक्ष्मीचंद भी आपको याद रखना जरूरी है, क्योंकि श्रीचंद के द्वारा उदासी संप्रदाय की स्थापना की गई थी। अवधि शिला का उस पर था गुरु भार, तिल तिल काट रही थी दृग जलधार। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा छंद है? बहुत ही अच्छा छंद है। अच्छा, एक बात मैं आपको बता दूं, छंद के मामले में जब आप देखें कि ये इतनी लंबी लाइन है, कोई काउंटिंग नहीं करनी है, छोटी सी ट्रिक है बस। ये आपने देखी कि कोमा तक कितनी बड़ी लाइन गई है, इतनी, और उसके बाद यहाँ पर छोटी सी लाइन है। तो आपने एक छंद पढ़ा होगा बरवे छंद, जिसमें 12 और 7 पर यति होती है, ठीक है। 12
और 7 पर यति होती है। तो यानी कि हमारा यहाँ पर ज़्यादा है काउंटिंग में, इसका मतलब ये है कि ये बहुत सारे वर्ड यहाँ आएंगे और ये थोड़े से यहाँ आएंगे। तो बस पहचान जाइए कि कोमा के बाद थोड़े से वर्ड हैं तो बरवे छंद होगा। ठीक है, यहाँ पर बरवे छंद हो जाएगा। 53वें पर चलते हैं हम। एक ही कथानायक चेतन उपेंद्र नाथ के उपन्यासों का केंद्रीय पात्र है। उनके किस उपन्यास का नायक चेतन नहीं है? तो उपेंद्र नाथ को आप लोगों ने अगर ध्यान से पढ़ा है, गौर से पढ़ा है, तभी इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। बहुत ही घुमा के प्रश्न दिया गया है। तो 53वां प्रश्न देख लेते हैं। इसका आंसर गिरती दीवारें, इसमें भी चेतन है। शहर में घूमता आईना, इसमें चेतन है। ठीक है, तो उपेंद्र नाथ अश्क का जो ये वाला उपन्यास है गर्म राख, इसमें आपको चेतन नहीं मिलेगा। यहाँ पर जगमोहन, हरीश और दूरो हैं। ठीक है, कौन है यहाँ पर पात्र? यहाँ पर हैं जगमोहन, हरीश और दूरो। इस उपन्यास के माध्यम से लेखक ने समाज के जो मध्यम व्यक्तियों जो होते हैं उनके बारे में बताया है। ठीक है, बाकी सब में चेतन नामक पात्र है। नन्ही कंडील में भी एक नन्ही कंडील, उसमें ये इसमें और इसमें तीनों में चेतन है। चलिए 54वें प्रश्न की ओर चलते हैं। पक्षी का पर्यायवाची नहीं है। तो पक्षी देखिए, खग ये भी पक्षी का पर्यायवाची है। शकुनी और शकुंत ये सभी पक्षी के पर्यायवाची हैं, जबकि शकुंद पक्षी के पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। 55वां प्रश्न देख लेते हैं। संस्कृत के किस कवि ने अपने पद वाक्य प्रमाणज्ञ विशेषण का प्रयोग किया है? प्रमाणज्ञ, ठीक है, किसने किया है? कालिदास, भारवी, भवभूति या बाणभट्ट? तो ये किया है भवभूति ने। भवभूति ने पद वाक्य प्रमाणज्ञ विशेषण शब्द का प्रयोग किया है और ये भवभूति को श्रीकुंठ उपाधि से जो है कहा जाता था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 56वां प्रश्न देख लेते हैं। कबीर और तुलसी, ठीक, कबीर और तुलसी भाषा में एक मिशन के तहत लिख रहे थे। अच्छा, इसका क्या अर्थ है? एक मिशन के तहत लिख रहे थे, मतलब कहने का अर्थ ये है कि उनका जो लिखने का उद्देश्य था वो केवल रचना करना, किताबें ढूंढना नहीं था। वो समाज को एक दिशा देना चाहते थे या समाज के लिए लिख रहे थे, ऐसा कहा जा रहा है। ठीक है, तो किसने कहा है ये? मैंने आपको बोला ना, जब सीधी बात कही जाए, वहाँ तो खैर व्यंग्यात्मक थी, यहाँ पर व्यंग्यात्मक तो नहीं है, लेकिन बहुत गहरी बात कही है कि कबीर और तुलसी भाषा में एक मिशन के तहत लिख रहे थे। तो ये कथन डॉक्टर बच्चन सिंह का है। बहुत ही अच्छा कथन है, डॉक्टर बच्चन सिंह का है। काफ़ी चीज़ें यहाँ पे बच्चन सिंह से ली गई थी। 57वें प्रश्न में देखते हैं। लकार और उसके कालवाचक अर्थ का कौन सा युग्म सही नहीं है? ठीक है, कौन सा युग्म सही नहीं है तो हमें बताना है। तो यहाँ पे देखिए, लट लकार वर्तमान काल को कहते हैं, लिट लकार भविष्य काल को कहते हैं, लंग लकार भूतकाल को कहते हैं, लोट लकार ना आज्ञावाचक रहता है। हाँ, विधि लिंग आज्ञावाचक आशीर्वाद इस तरीके से रहता है, तो यही आपका गलत होगा। और अच्छा, इसकी एक ट्रिक है, मैंने अपने तरीके से याद कर रखा है कि लट यानी कि वर्तमान में लटके रहते हैं हम भविष्य की चाह में। ठीक है, और री आ रहा है, तो इस तरीके से हम कर लेते हैं कि भविष्य काल है। और लंग माने लंका कब थी? आज के समय में तो लंका है नहीं, है ना, तो भूतकाल में थी लंका, तो लंका में भूत रहते थे, ऐसा भी कर सकते हो, या भूतकाल में लंका थी, ऐसा भी कर सकते हो। ठीक है, और लिरिट का भविष्य से आप अपने हिसाब से करना चाहें तो कर सकते हैं, बाकी समझ में आ जाता है। जब दो समझ में आ जाते हैं तो तीसरा अपने आप निकल जाता है। और लोट लकार में आज्ञावाचक मैंने कैसे याद किया था कि जब कोई हमें आज्ञा देता है और हमारा मन नहीं होता ना, तो बच्चे मिट्टी में जो है लोट के रोने लग जाते हैं। तो हम आज्ञा विधि लिंग किसी विधि से उनको बोलो कि इस विधि से पढ़ो, तो वो उठ करके मिट्टी में लोटना शुरू कर देते हैं। तो लोट लकार विधि लिंग या आज्ञावाचक, इस तरीके से देखिए, बस याद करना है और कुछ नहीं है।
चलिए 58वें प्रश्न की ओर चलते हैं। रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास पहले किस ग्रंथ की भूमिका के रूप में छपा था? बहुत महत्वपूर्ण और बार बार रिपीट होने वाला प्रश्न है। तो ये सभी जानते हैं कि हिंदी शब्द सागर की भूमिका में ये छपा था, इसको तो आपको सोचने की बिल्कुल जरूरत भी नहीं है। 59वें प्रश्न पर हम आ चुके हैं। भाषा योग वशिष्ठ का रचनाकार कौन है? रचना काल क्या है? भाषा योग वशिष्ठ किस सन में लिखी गई थी? बहुत अच्छा प्रश्न है। जैसे रचना का जो समय होता है उसको याद कर पाना बड़ा ही असंभव सा कार्य लगता है। तो यहाँ पर 41 देख लीजिए, 41 में भाषा योग वशिष्ठ लिखी गई थी। और ठीक है, आगे चलते 60वें प्रश्न की तरफ। शोभा सरसाने न बखाने जात, केहू भांति आने हैं पहाड़, मानो काजर के ढोई के। ये पंक्ति किसकी है? ठीक है, ये पंक्ति किसकी है? तो जैसे ये वाली जब भाषा आपको मिल जाती है ना, ढोए के, या का जब प्रयोग मिल जाता है, तो आप थोड़ा सा कोशिश करें कि देखें ग्रामीण क्षेत्र की तरफ ये भाषा जा रही है। तो आपको चुनना होगा ऐसे व्यक्ति को जो थोड़ा सा ग्रामीण की भाषा अधिक बोलता हो। तो उनमें आपके एक तो ठाकुर आ जाते हैं, एक आपके आ जाते हैं सेनापति जो ठोक के बात करते हैं ना, बोधा आ जाते हैं। तो यहाँ पर हमको सेनापति मिल रहे हैं, जबकि मतीराम देव और ये लोग तो काव्य बहुत अच्छा लिखा था इन्होंने, काव्य लक्षण वगैरह लिखे थे। तो सेनापति यहाँ पर हम चुनेंगे, शोभा। और दूसरी बात, रीति काल में प्रकृति का सौंदर्य वर्णन भी सेनापति नहीं किया है। तो शोभा सरसाने न बखाने जात के हूँ, भांति आने हैं पहाड़, मानो काजर के ढोई के। अच्छा, यहाँ पर मानो आ गया है, तो आप लोग मुझे बताएंगे कि यहाँ पर कौन सा अलंकार बन रहा है? मुझे लिखकर भेजिएगा कमेंट बॉक्स में। 61वें प्रश्न पर हम आ जाते हैं। ब्रज भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? तो ब्रज भाषा कौन से वाली भाषा में है? ध्यान दीजिए जरा कि ब्रज भाषा हम किस में पढ़ते हैं? जिसमें हम खड़ी बोली पढ़ते हैं, जिसमें हम राजस्थानी पढ़ते हैं, जिसमें हम गुजराती पढ़ते हैं। और ये सब हम कौन से सौरसैनी में पढ़ते हैं? हम पश्चिमी में पढ़ते हैं। पश्चिमी कहाँ से निकलती है? ये सौरसैनी अपभ्रंश से। बिल्कुल इसमें तो परेशान होने वाली बात ही नहीं है। ठीक है, तो ये सौरसैनी अपभ्रंश से है। यहाँ पर 62वें प्रश्न को देख लेते हैं। 62वें प्रश्न में क्या कहा जा रहा है? गोस्वामी विट्ठलनाथ द्वारा अष्टछाप की स्थापना कब की गई थी? बहुत ही सरल सा प्रश्न है, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। तो कब की गई थी? 1556 में जो है 1556 में इसकी स्थापना की गई थी। अष्टछाप में 8 कवियों को लिया था। किसने की थी? गोकुलनाथ जी ने की थी, 4 विट्ठलनाथ जी के और 4 वल्लभाचार्य के शिष्यों को लेकर के अष्टछाप की स्थापना की गई थी। चलिए आगे देख लेते हैं। निम्नलिखित में कौन सा तदित प्रत्यय वाला शब्द नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा तदित प्रत्यय कौन से होते हैं? देखिए, प्रत्यय 2 प्रकार के होते हैं, कृदंत प्रत्यय होते हैं, कृत प्रत्यय और तदित प्रत्यय। ठीक है, कृदंत प्रत्यय वो प्रत्यय होते हैं जिनमें जो क्रिया के बाद लगते हैं, और तदित प्रत्यय बाकी संज्ञा सर्वनाम विशेषण के बाद लगने वाले सभी प्रत्यय को तदित प्रत्यय कहते हैं। तो बहुत आसान रहेगा पूछना। ठीक है, यहाँ पर बताइए, ढूंढिए, कैसे ढूंढेंगे 63वें प्रश्न का आंसर? देखिए, तदित का मतलब हो गया कि संज्ञा सर्वनाम के साथ लगने वाला, और क्रिया के साथ लगने वाला कृदंत प्रत्यय होगा। तो सजना माने क्या होता है? क्रिया होती है, और उसके साथ लगने वाला प्रत्यय क्या बन गया? कृदंत प्रत्यय बन गया। तो हमारा जो आंसर जाएगा वो सजावट के साथ जाएगा। बाकी शिक्षक एक संज्ञा हो गई, माया एक संज्ञा हो गई, पुरुष भी एक संज्ञा हो गया। ठीक है, 64 हम लेते हैं प्रश्न यहाँ पर। द्रुत विलंबित छंद का लक्षण है कि इसके प्रत्येक चरण में क्या होता है? अब देखिए, द्रुत विलंबित छंद हमें पढ़ना पड़ेगा, तभी हम बता सकते हैं ना। तो क्या क्या होता है देख लेते हैं। 2 तगण, 1 जगण तथा 2 गुरु के क्रम में 11 वर्ण। भी देख लेते हैं। 1 जगण, 1 तगण, 1 जगण तथा 1 रगण के क्रम में 12 वर्ण। 1 तगण, 1 भगण, 2 जगण तथा 2 गुरु के क्रम में 14 वर्ण। बिल्कुल ये सब तो नहीं होता है। हाँ, कौन सा आंसर बनेगा? 1 देखिए नगण होता है, 1 भगण होता है तथा 1 रगण के क्रम में 12 वर्ण। तो यहाँ पर हमारा आंसर डी हो जाएगा। क्या आंसर बन जाएगा हमारा? डी हो जाएगा।
अब आगे चलते हैं। 65 अपभ्रंश में दोहा काव्य की परंपरा का आरंभ किस कवि ने किया है? बहुत अच्छा, ये तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है और सरल भी है, आप लोग आसानी से बता सकते हैं कि जोइंदू हैं जिन्होंने अपभ्रंश में दोहा काव्य की परंपरा का आरंभ किया है। चलिए प्रश्न नंबर 66 की तरफ चलते हैं। उपन्यास रहस्य शीर्षक से किसका निबंध संग्रह है उपन्यास रहस्य? किसने लिखा है उपन्यास रहस्य? बिल्कुल महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखा है उपन्यास रहस्य। ठीक है, 67वें प्रश्न की ओर आते हैं। निम्नलिखित में तद्भव शब्द नहीं है। राजा, खेत, किसान, दाहिना तद्भव नहीं है। तो राजा, राजा क्या है? यहाँ देखिए थोड़ा सा कंफ्यूज किया गया है। ठीक है, क्योंकि राजा का कोई भी तत्सम नहीं होता, जबकि खेत का होता है क्षेत्र, किसान का होता है कृषक, और दाहिना का क्या होगा? दाहिना लग रहा है कि तत्सम है, जबकि दाहिना का दक्षिण होगा। तो इस प्रकार राजा यहाँ पर तत्सम है, बाकी सब तद्भव है। 68 पर आ जाते हैं। समस्त पृथ्वी से संबंध रखने वाला के लिए एक शब्द सार्वकालिक, ये तो आप भी जानते होंगे, पूरी पृथ्वी से जो संबंध रखता है वो कौन होगा, है ना? भूमि जहां पर आ जाए। देखिए कालिक में क्या है? काल। दैशिक में क्या है? देश, है ना? और जनीन, ये तो अजीब ही, सार्वजनीन। तो भौमिक यानी भूमि, तो सार्वभौमिक यानी पूरी धरती से, पूरी भूमि से संबंधित रखने वाला। 69 प्रश्न देखते हैं। पितृ शब्द के सप्तमी विभक्ति के तीनों वचनों के रूप हैं, है ना? तो कौन सा देखना है? सप्तमी विभक्ति। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि अंत में जो शु शब्द आता है ये आता है, लेकिन तीनों को हम देख लेते हैं। पितृ, पितरौ, पितृषु, पितृ, पितरौ, पितृषु। ठीक है, पित, पितौ, पितृषु, पितरी, पितरौ, पितुषु। तो कौन सा आंसर सही बनेगा? यहाँ बनेगा आपका बी, पितृ, पितरौ और पितृषु। पितृ, पितरौ, पितृषु, ये सप्तमी विभक्ति हो गई। चलिए 70वां प्रश्न देख लेते हैं। नदी कोस भर टेढ़ी है, नदी कोस भर टेढ़ी है का संस्कृत अनुवाद, ठीक है, क्या होगा? नदी क्रोशेण कुटिला, नदी क्रोशाय कुटिला, नदी क्रोशम कुटिला, क्रोशात कुटिला, क्या होगा? नदी कोस भर टेढ़ी है, वाक्य का संस्कृत अनुवाद क्या होगा? नदी, बिल्कुल यहाँ पर सी आंसर हो जाएगा, नदी क्रोशम कुटिला। आगे चलते हैं 71वें प्रश्न पर। हिंदी के विकास के संबंध में निम्नांकित कथनों में एक असत्य है। हिंदी का विकास संयोगात्मक भाषा के रूप में हुआ है, ये तो सही नहीं है। क्यों? देखिए हिंदी के विकास के संबंध में हमें ढूंढना है असत्य कथन। ठीक है, तो असत्य कथन क्या है? हिंदी का विकास संयोगात्मक भाषा के रूप में होता है। पहले से पता चल गया आपको कि हिंदी क्या है? वियोगात्मक भाषा है, और यहाँ ये बोल रहे हैं कि संयोगात्मक भाषा के रूप में हुआ है, तो बाकी तो हमें पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ी और आंसर हमें मिल गया। अच्छा, संयोगात्मक और वियोगात्मक क्या होता है एक बार मैं फिर बता दूं आपको कि जो हिंदी का विकास हुआ है उसमें केवल और केवल हिंदी के शब्द ना होकर के फारसी के हैं, अरबी के हैं, उर्दू के हैं, अंग्रेजी के हैं, यानी हिंदी भाषा एक ऐसी भाषा है जो अपने में अनेकों शब्द समाये हुए हैं, इसीलिए वो वियोगात्मक है। संस्कृत संयोगात्मक है। क्यों संयोगात्मक है? क्योंकि संस्कृत में केवल और केवल अपनी भाषा के शब्द हैं, अन्य बाहर के शब्दों का वहाँ पर कोई भी औचित्य या स्थान नहीं है, तो बाकी हमें पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। आगे चलते हैं। 72 शयन में संधि है। शयन, शयन देखिए यन आ रहा है, यन, यही आप देख लीजिए, स धन यन, यन में कौन सी संधि होती है? बिल्कुल, मैं थोड़ा सा रुक जाती हूँ ताकि आप लोग आंसर दे सकें और मैसेज में लिख सकें। बिल्कुल अयादि स्वर संधि होगी, क्योंकि यण संधि वहाँ होती है जहाँ पर बीच में आधा अक्षर प्राप्त होता है, जैसे व व्याधि में प्राप्त होता है। गुण संधि जहाँ पर मात्रा ओ की हो, ए की हो और री की हो। वृद्धि संधि जहाँ पर बड़ी मात्राएं हो। आगे चलते हैं 63 प्रश्न की तरफ। वह उस शाखा का वन विहंग उड़ गया मुक्त नभ निस्तरंग।
चलिए, पंक्तियां किस छायावादी कवि की हैं? तो बहुत अच्छे से हम अंदाजा लगा सकते हैं यहाँ पर कि ये कवि जो है, ये पंक्तियां सूर्यकांत त्रिपाठी निराला पंत की हैं। नहीं, सॉरी, पंत की पंक्ति है, सुंदर है वे विहग सुमन सुंदर, जो उन्होंने लिखा है मतलब प्रकृति के लिए। तो यहाँ पर आपके जो रचनाकार हो जाएंगे वो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं। बिल्कुल, मैंने यही बताया था। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला होंगे आपके इस पंक्ति के लेखक। वह उस शाखा का वन विहग उड़ गया मुक्त नभ निस्तरन। आगे चलते हैं, 74वें प्रश्न को देख लेते हैं। तुम्हें सौंपता हूँ किसकी काव्य रचना है? तुम्हें सौंपता हूँ, बहुत अच्छी काव्य रचना है। किसकी है बताएं सभी? देखिए, नागार्जुन, त्रिलोचन, ये सभी जो प्रकृतिवादी कवि हैं और ये बहुत अच्छी रचना है। तुम्हें सौंपता हूँ त्रिलोचन का ये काव्य है। ठीक है, तो 3 लोचन हैं भगवान जी के और तीनों लोचन प्रभु के हैं, तभी तो हम कह देते हैं कि मैं अपने आप को तुम्हें सौंपता हूँ, हे त्रिलोचन, तुम ही हमारा ध्यान रखने वाले प्रभु हो। इस तरह हम रिलेट करके भी इनको याद कर सकते हैं ना। चलिए, 75वें प्रश्न को देख लेते हैं। किंतु उस दिन यह सिद्ध हुआ जब कोई भी मनुष्य अनासक्त होकर चुनौती देता है इतिहास को, उस दिन नक्षत्रों की दिशा बदल जाती है। इन पंक्तियों के सृजता तथा कृति का नाम बताना है। देखिए, पहचानने की कोशिश कीजिए। अगर पहचान गए हैं तो आंसर मुझे लिखकर जरूर भेजिए, जल्दी जल्दी। किंतु उस दिन यह सिद्ध हुआ जब कोई भी मनुष्य अनासक्त होकर चुनौती देता है इतिहास को, उस दिन नक्षत्रों की दिशा बदल जाती है। बिल्कुल, बहुत अच्छी पंक्ति है। ये अंधा युग से धर्मवीर भारती द्वारा कही गई है। ठीक है, इसी के साथ आगे चलते हैं 76वें प्रश्न की ओर। शिवराज भूषण में कितने अलंकारों का निरूपण हुआ है? तो ये प्रश्न सभी को ज्ञात है, नहीं ज्ञात है तो मैं बता देती हूँ, नहीं तो लिखिए आप जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में। 15 है, 51 है, 99 है, ये कोई भी नहीं है। यहाँ आपको 105 अलंकारों का वर्णन मिलता है। ठीक है, और हम कितने पढ़ रहे हैं? आप लोग कितने पढ़ रहे हैं बताएं? देखिए, 105 अलंकारों में जो 99 हैं वो अर्थालंकार है, 4 शब्दालंकार है और 1 चित्रालंकार है और 1 जो है वो संकर अलंकार है। कितने हो गए? 99 और 4 कितने हुए? 93 और 1 चित्रालंकार 95 और 96, ये सब मिला करके और भी अलंकारों का वर्णन यहाँ पर मिलता है। तो कुल मिला के 105 अलंकार का वर्णन इसमें है। आगे चलते हैं, 77वें प्रश्न की ओर चलते हैं। आचार्य भरत मुनि ने नाटक में अभिनय को किस वेद से लिया गया माना है? किस वेद से माना है नाटक को लिया हुआ? आचार्य भरत मुनि ने अभिनय को यजुर्वेद से लिया हुआ माना है। ठीक है, कहाँ से लिया हुआ माना है? यजुर्वेद से। बहुत सारी चीजें उन्होंने ली हैं और वो बताया भी गया है कि किस वेद से क्या क्या लिया है, तो उसको हम फिर कभी डिस्कस करेंगे जी। ऋग्वेद से पाठ लिया है, सामवेद से गान लिया है और अथर्ववेद से रस लिया है। ठीक है, ऋग्वेद से क्या लिया है? पाठ, और सामवेद से गान, अथर्ववेद से रस ले लिए हैं और यजुर्वेद से आपका नाटक ले लिया, अभिनय लिया है। चलिए, अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में महाकाव्य के लक्षणों के विषय में एक कथन असत्य है। इसमें सभी नाटक संधियां होती हैं। बी है, इसमें सभी रस प्रधान रस के रूप में होते हैं। ठीक है, यहाँ पर असत्य कथन ढूंढना है। तो सभी रस प्रधान रस के रूप में कैसे हो सकते हैं? थोड़ा सा सोच विचार कीजिएगा। आगे चलते हैं। ये सर्गों में विभक्त होता है, बिल्कुल सही है। इसके आरंभ में देवादि को नमस्कार, आशीर्वाद या वस्तु निर्देश आदि होता है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या बोल रहा है ये कि ये सभी रस यहाँ पर प्रधान नहीं हो सकते, एक रस प्रधान होता है, तो आंसर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, अगर कोई वीर रस का काव्य है तो वहाँ पर वीरता प्रधान रस होगा,
अगर श्रृंगार रस का काव्य है, जैसे बीसल देव रासो है, श्रृंगार रस है, वियोग श्रृंगार रस है, तो वहाँ पर वो प्रधान है। और अगर पृथ्वीराज रासो है तो वहाँ पर वीर रस प्रधान है। तो इस तरीके से एक ही रस प्रधान होगा। ठीक है। रामचरितमानस में और उत्तर रामचरितमानस में कौन सा रस प्रधान है, आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजें। चलिए प्रश्न नंबर 80 की तरफ चलते हैं। एक दिन बोलेंगे पेड़। देखिए ये काव्य कृति बहुत इंपॉर्टेंट है, पिछली बार टीजीटी और पीजीटी दोनों में बनी थी ये। मतलब ऐसा कभी कभी हो जाता है, इसलिए हमें ना प्रैक्टिस सेट को लगाना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये राजेश जोशी की रचना है। ये तो बच्चों को बिल्कुल रट चुकी है क्योंकि दोनों बार आई थी। 81वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखिए एनर्जी हमारी भी डाउन होती है, कितनी सारी मैं वीडियोस बनाती हूँ, इतनी मेहनत आप लोगों के लिए करती हूँ और आप लोगों के साथ मिलकर मैं प्रयास करती हूँ, लेकिन आप लोग लाइक नहीं करते हो वीडियो को। अगर आप अभी मेरे साथ बने हुए हैं, आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लग रहा है, तो आप अपने क्वेश्चंस भी मुझे सेंड कर सकते हैं, उसके आधार पर हम आपको आंसर्स देंगे। और इस समय थोड़ी परिस्थितियाँ ठीक नहीं हैं, जिसकी वजह से थोड़ा ये शोर शराबा भी वीडियो में शायद आज हो रहा है, जबकि ऐसा नहीं होता है, ये आप सभी जानते हैं। तो थोड़ा सपोर्ट कीजिए आप लोग भी, तभी अच्छा हो पाएगा मुझसे भी, है ना। सपोर्ट की तो ज़रूरत होती है। और लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहें। पूरा साहित्य जितना भी आप पढ़ना चाहते हैं, जो भी क्वेरी है, जो भी क्वेश्चन है, तो वो सब मैं आपके साथ शेयर करने के लिए तैयार हूँ। बस आपके सपोर्ट की ही ज़रूरत मुझे पड़ेगी। तो वीडियो को बहुत सारा प्यार दें, बहुत सारा सपोर्ट दें, जिससे कि आगे चल सके। ठीक है। तो इसी तरह के प्रश्न हम आगे भी लेकर आएंगे आपके लिए। रामचंद्र शुक्ल के कथन भी हैं, अगर आप लोग चाहें तो वो भी हम रख सकते हैं। चलिए जल्दी से इसको कंप्लीट करते हैं। वे दिन वे लोग शीर्षक संस्मरणात्मक रचना के लेखक कौन है? तो वे दिन वे लोग संस्मरणात्मक यानी कि संस्मरण रचना है ये, और इसको लिखा है, इसको शिव पूजन सहाय ने लिखा है। आगे चलते हैं। लिपि के विकास का क्रमिक सोपान क्या है, मतलब लिपि किस तरह से कार्य करती है? तो सूत्र लिपि है, चित्र लिपि, प्रतीकात्मक लिपि या भाव लिपि है। तो ये आप पढ़ लीजिए ऑप्शन, मैं आपको आंसर बता देती हूँ। तो कैसे हम इसको याद करेंगे? ठीक है, सोच लिया आपने? चीसू प्रभाद, ठीक है, इसको ऐसे याद कर सकते हैं। सी आंसर रहेगा। पहले मैं आप लोगों को बता दूं आंसर, सी आंसर रहेगा। और इसकी ट्रिक हम बना लेते हैं, पहले पहले शब्दों को उठा करके। चीसू, ठीक है, चीसू प्रभात, प्रभा ध्वनि, ध्वनि आता है बाद में कि जो हम लोग बात करते हैं उससे। तो चीसू प्रभा, चीसू प्रभा आप याद कर लीजिए, तो ये हो जाएगा। 83वें प्रश्न की ओर चलते हैं। चेहरे अनेक किसकी आत्मकथा है? तो चेहरे अनेक किसकी आत्मकथा है, जल्दी से बताएं। ये उपेंद्रनाथ अश्क की आत्मकथा है। मतलब कि जितने अश्क यानी कि आंसू, तो चेहरे अनेक होते हैं, किसी चेहरे पर अश्क होता है यानी आंसू होता है, किसी चेहरे पर मुस्कान होती है। चलिए 84वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। अर्थ निर्दिष्ट करने की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा उपसर्ग अन्य तीन से भिन्न है? ठीक है, अर्थ निर्दिष्ट यानी अर्थ की दृष्टि से हमें देखना है। तो अब का क्या अर्थ निकलता है? निश्चय, अनादर, निषेध, कमी, बुराई, उतारिया, ये सब होता है। और अब का अर्थ क्या होता है? ये भी निषेध होता है। ठीक है, लगभग एक जैसे हो गए। और दुर का मतलब भी वही होता है, निषेध, बुराई। तो ये तीन का अर्थ जो है सेम निकला, और आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सी। परि का मतलब होता है चारों तरफ। तो निषेध, निषेध इनका तो मतलब, अब का मतलब भी बुराई होता है, अब का मतलब भी कम होना, बुराई होना, और दुर का मतलब भी। तो ठीक है, आंसर हमारा सी हो जाएगा, परि। यहाँ पर 85वें प्रश्न की ओर हम चलते हैं। और 85वां प्रश्न क्या कहता है? सब को जानत तुम्हें सारे जगत जहान, इस वाक्य में कौन सा दोष है? देखिए वाक्य दोष बहुत अच्छे से आप पहचान सकते हैं, बस थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है कि सब को जानत तुम्हें सारे जगत जहान। तो जब यहाँ पर आपने जगत भी बोल दिया तो जहान कहने की जरूरत नहीं है, और जहान बोल दिया तो जगत कहने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर ऐसा दोष होगा जिसमें बार बार रिपीट हो रहा है। रिपीट का मतलब क्या हुआ? पुनः रुक्ति, पुनः उक्ति, यानी बार बार कह दिया, तो पुनरुक्ति दोष है यहाँ पर।
86वां प्रश्न देखिए, नमा शब्द के योग में विभक्ति होती है। नमा शब्द के योग में कौन सी विभक्ति होती है? तो नमा शब्द के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है। ठीक है, नमा शब्द के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है। चलिए 87वें प्रश्न की ओर चलते हैं। 87वां प्रश्न, अखिल भुवनचर अचर जग हरिमुख में लखी मातु, चकित भई गदगद वचन विकसित दृग पुलकातु। तो चकित जो शब्द हमें मिल रहा है इसको पकड़ लीजिए आप। पता है जब हम लोगों को रस ढूंढने होते हैं ना, तो इसी ऐसा शब्द पकड़ लीजिए जिससे आपको कंफ्यूजन हो ही नहीं। बाकी पंक्ति समझ में आए नहीं आए कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन समझते हैं तो बहुत अच्छी बात है, समझना बहुत जरूरी है, लेकिन नहीं समझते हैं तब भी हमें आंसर करना है। तो चकित मतलब कि हम एक अद्भुत चीज देखेंगे तभी चकित हो जाएंगे ना। तो यहाँ पर आपका जो रस निकल कर आएगा वो अद्भुत रस होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। पौन मया करी घूंघट टारे, दया करी दामिनी दीप दिखावे। तो पौन मया करी घूंघट टारे, दया करी दामिनी दीप दिखावे। बहुत ही कठिन लगती है इस तरह की भाषा की पंक्तियां, लेकिन फिर भी हमको समझना होगा कि किसने कही होगी। तो देखिए पद्माकर जो थे वो ब्रिज भाषा में लिखते थे, और थोड़ा सा होली वगैरह त्योहार, तीज त्योहार वाली जो पंक्तियां आती हैं उसको आप पद्माकर को फटाफट लगा सकते हैं। यहाँ पर आपको कंफ्यूजन अगर बनती भी तो देव ग्वाल में बनती है और नेही नागरीदास में बनती है। तो जिस तरह की ये पंक्ति है ना उस तरीके से आपको नेही नागरीदास ही लगाने चाहिए। तो यहाँ पर आपका 88 का आंसर जो बनेगा वो ए बन जाएगा। चलिए 79वें प्रश्न की तरफ चलते हैं हम लोग। संत काव्य परंपरा का कौन सा कवि अपनी विद्वत सर्वाधिक शिक्षित होने के कारण प्रसिद्ध है? ये बहुत अच्छा प्रश्न है कि संत काव्य परंपरा में कौन है जो बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हैं अपनी विद्वता के लिए। तो देखिए सुंदरदास हैं जो सबसे पढ़े लिखे माने जाते हैं। अच्छा, सुंदरदास के विषय में एक बात और मैं बताना चाहूंगी कि इन्हें श्रृंगार रस के विरोधी माने जाते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। 90वां प्रश्न, पद्मावत का बांग्ला में अनुवाद किसने किया है? तो पद्मावत का बांग्ला में अनुवाद किसने किया है, ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है। मगन ठाकुर, आलो उजाला। ठीक है, तो ये हाँ बिल्कुल आलो उजाला जो है इन्होंने ही बंगला में अनुवाद किया। और आलो उजाला क्या थे ना, ये बंगला के इतिहासकार थे। हाँ इन्होंने किया है। चलिए आगे 51वां प्रश्न देख लेते हैं। कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम में कितने प्रकार के छंदों का प्रयोग किया है? तो अभिज्ञान शाकुंतलम रचना है इनकी कालिदास की, उसमें कितने प्रकार के छंदों का प्रयोग किया गया है? तो बिल्कुल 24 छंदों का प्रयोग इसमें किया गया है। आप फटाफट आंसर देते रहें और मैं यहाँ पर बनाती रहूंगी और प्रश्न। सनी कज्जल झस लगन उपजयो सुदित स्नेहु, क्यों ना नृपति हुए भोगवे लही, सुदेशु सबु देहु। बिहारी के उपयुक्त दोहे में उनकी बहुज्ञता का कौन सा पक्ष प्रकट होता है? यहाँ पर आपका आंसर बन जाता है डी, ज्योतिष ज्ञान। कौन सा? ज्योतिष ज्ञान यहाँ पर परिलक्षित होता है। आगे 43 यहाँ पर 93वां प्रश्न हम देखते हैं। हम तो भक्ति मुक्ति में आया, गुरु प्रसाद राम गुण गाया। पंक्ति में किस ग्रंथ से ली गई है ये? तो 43वां प्रश्न है और ये पंक्ति ली गई है आपकी, हाँ 93वां प्रश्न है। ये पंक्ति कबीर की परचई से ली गई। कबीर की परचई किसने लिखी है? ये अनंतदास के द्वारा लिखी गई रचना है। ठीक है, किसके द्वारा लिखी गई है? अनंतदास के द्वारा लिखी गई है। 94वें प्रश्न चलते हैं। झोपड़ी से राजभवन किस साहित्यकार की आत्मकथा है? तो देखिए राजभवन, झोपड़ी से राजभवन, तो माता क्या कहती हैं? माता झोपड़ी में भी जाती हैं और राजभवन में भी जाती हैं। तो ये किसकी रचना है? माता प्रसाद की रचना है। इस तरह हम रिलेट करके पढ़ेंगे तो बहुत जल्दी याद होगा। 95वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। अंग्रेज किस भाषा का शब्द है? अंग्रेज जो है अंग्रेजी, फ्रेंच, पुर्तगाली या डच, किस भाषा का शब्द है ये? फ्रेंच भाषा का शब्द है। बिल्कुल, अंग्रेज फ्रेंच भाषा का शब्द है। 96वें प्रश्न की ओर चलते हैं। कविता की नई तारीख किसकी रचना है? ज्ञान रंजन, काशीनाथ श्रीकांत या उदय प्रकाश? तो ये रचना है काशीनाथ सिंह की। ठीक है, 97वें प्रश्न की ओर चलते हैं। ग्लोबल गांव के देवता उपन्यास में सर्वोच्च
देवलोक किसे कहा गया है? लंदन, पेरिस, न्यूयॉर्क या दिल्ली को? 97वां प्रश्न देख लेते हैं। तो यहाँ पर न्यूयॉर्क है जिसको कहा गया है कि सर्वोच्च देवलोक है। 98वां प्रश्न देख लेते हैं। खुली आंखों का सपना यात्रा वृत्त के लेखक कौन है? मरुधर, मृदुल, हरि, सुमन, सितेश या वल्लभ? कौन है? तो 98वां प्रश्न है खुली आंख का सपना, इसका आंसर होगा मरुधर मृदुल। ठीक है, रिलेट भी कर सकते हैं कि खुली आंख का सपना बहुत मृदुल होता है, बहुत कोमल होता है। तो इसी तरीके से भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना भाषा, हिंदी भाषा का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो हिंदी भाषा बहुत अच्छा ये उन्होंने लिखा है। और कौन से सन में लिखा था? तो इसको लिखा था उन्होंने 1885 में। कब लिखा था? 1885 में। चलिए 100वें प्रश्न की ओर। निर्भय भीम व्यायोग के लेखक कौन है? निर्भय भीम व्यायोग के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है रामचंद्र सूरी। 101 प्रश्न पर चलते हैं। सभी स्वर होते हैं, क्या होते हैं सभी स्वर? दीर्घ होते हैं, अघोष होते हैं, महाप्राण होते हैं, अल्प प्राण होते हैं। तो सभी स्वर क्या होते हैं सभी बताएं? तो ये अल्प प्राण होते हैं। आगे चलते हैं। 102 प्रश्न। नाटकों और नाटककारों का कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा 102। आंसर आपका होगा सी। एक सत्य हरिश्चंद्र लक्ष्मी नारायण लाल की नहीं है। ये किसकी है? एक सत्य हरिश्चंद्र रचना जो है जी, बस 1 मिनट लगा। और एक सत्य हरिश्चंद्र रचना जो है वो लक्ष्मी नारायण लाल की है, मिस्र की नहीं है। देखिए इनमें यही कंफ्यूजन होती है, इसलिए इनको बहुत अच्छे से पढ़ना बहुत जरूरी है। 103वें प्रश्न की ओर हम आ जाते हैं। टीकाकार मल्लीनाथ ने कालिदास कृत कुमार संभवम के कितने सर्गों पर संजीवनी लिखी है?